फाइनल आंसर कर रहा होगा भाई। देख, करना यही है, आंसर जो भी है। कर देता हूँ, 1 मिनट। ये कॉमन कर लेंगे तो यहाँ 1/3 बचेगा, यहाँ पे 1/3 बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा। कर रहा है? ठीक है। कोई कुछ भी बोले, लेकिन दो चार सपोर्टर तो आ ही जाते हैं कि हाँ हाँ ऐसा हो रहा है। श्रेयस ने बोला और प्रथम तुरंत सपोर्ट करने के लिए आ गया, हाँ हाँ ऐसा हो रहा है। मैंने ये देखा है भाई, क्लास में कोई कुछ भी उल्टा सीधा पूछे, एक दो सपोर्टर तो मिल ही जाते हैं उसके। चलो नेक्स्ट बताओ। 7 था ना नेक्स्ट? 7 में देखो क्या है। 8 था। अच्छा। A uniform solid sphere has a moment of inertia I about an axis tangent to its surface. तो वो इसमें ये बोला गया है कि कोई यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, और उसका हमने कोई भी एक टेंजेंट बनाया है ना, कोई भी टेंजेंट बना दो उस पे, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है आई है ना, टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। तो हमें बताना है कि इसके सेंटर से पास होने वाले एक्सिस मतलब डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, आई के टर्म में बताना है ना। तो अगर हमें पता है कि डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट कितना होता है सॉलिड स्फीयर का, 2/5 mr²। तो टेंजेंट के अबाउट कितना आएगा? टेंजेंट के अबाउट निकालने के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे ना, ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो ये आईसीएम है। तो आईसीएम प्लस md²। तो 7/5 mr², दोनों को डिवाइड कर दो। तो डायमीटर और टेंजेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन क्या हो गया? 2/7 ना, इसको और इसको डिवाइड किया है ना, ये वाला और ये वाला। तो 2/7 बच जाएगा ना, 5 कट जाएगा। तो हम डायमीटर के अबाउट निकालना होगा तो क्या बोल सकते हैं, 2/7 इंटू टेंजेंट के अबाउट ना, ये वाला आपको आय दिया हुआ है, ये वाला पूछा गया है। ठीक है भावे, समझा? और बताओ। 10th में देखो क्या है, यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर lies in xy plane its with its center at origin. Its moment of inertia about z axis is equal to its moment of inertia about y equal to x by c, the value of c। क्या बोल दिया गया भाई यहाँ पर? एक कोई डिस्क लिया गया है जो कि आर रेडियस का, और वो एक्स वाई प्लेन में है।
तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर एक्स एक्सिस ले लेते हैं, इधर वाई एक्सिस। तो कोई ऐसे लाइन ली गई है और इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है और जेड एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है वो दोनों सेम है। तो सबसे पहले तो जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? जेड एक्सिस के अबाउट बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इस डिस्क का? हाँ, एम आर स्क्वायर बाई टू। डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट आई की वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई टू है। अब अगर मान लो हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो अगर हम एक एक्सिस ऐसे ले लें और एक एक्सिस ऐसे ले लें, नहीं ये मान लो हम एक्स डैश ले लें, ये वाई डैश बोल दें और ये जेड एक्सिस बाहर को, तो इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम जेड एक्सिस के बराबर आएगा। नहीं, ये डायमीटर है ना उसका, ये एक्स डैश क्या है, उसका डायमीटर है, तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा? एम आर स्क्वायर बाई फोर आ जाएगा डायमीटर के अबाउट। और इसको हम अब क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं ये इसका आईसीएम है और ये दोनों एक्सिस पैरेलल हैं, तो हम अब इसके अबाउट निकाल सकते हैं। अगर ये y एक्सिस पे c इंटरसेप्ट कट हो रहा है, ये एंगल 45 है ना, उसका स्लोप 45 है ना, तो ये एंगल 45 है ना? तो ये एंगल 45 है, ये c है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आएगी? d की वैल्यू c साइन 45 मतलब c बाई रूट टू। तो अब हम जब इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो वो आ जाएगा I इक्वल टू आई सी एम मतलब एम आर स्क्वायर बाई फोर प्लस एम डी स्क्वायर ना। तो ये कितना आ जाएगा? एम आर स्क्वायर बाई फोर प्लस एम सी स्क्वायर बाई टू ना। अब ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये वाला सेम बोला गया है, तो वन और टू को इक्वेट कर दो तो सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट। समझ आ गया ना सभी को? फिर अब एक्सरसाइज वन में 14th। थर्ड भी है, थर्ड देखते हैं पहले। पहले थर्ड देख लेते हैं। थर्ड देखो, थर्ड में देखो क्या बोला गया है, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क A of radius r is made up of copper of thickness T, and another uniform circular disc B of radius 2r is made up of copper of thickness T by 2। तो हमें उनमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिलेशन बताना है। देखो कोई भी अगर हम ऐसे डिस्क बनाते हैं जिसका कुछ थिकनेस दिया है, तो आप उसको सिलेंडर टाइप मान सकते हो ना। तो इस सिलेंडर का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करेगा? सॉलिड सिलेंडर है तो जो भी मास होगा और उसका जो भी रेडियस होगा, और मास किस पे डिपेंड करेगा? इसकी जो भी ये थिकनेस होगी, ये मान लो कुछ हाइट एच है, तो डेंसिटी अगर हर दोनों जगह वो कॉपर का बना है तो डेंसिटी तो दोनों जगह सेम ही होगी ना। तो मास इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा?
ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करेगा? दोनों जगह रो सेम है, पाई सेम रहेगा, टू सेम रहेगा। आर्क और एच, आर के पावर 4 और एच का प्रोडक्ट क्या है, किसका ज्यादा है, उस पर डिपेंड करेगा ना। आर के पावर 4 इंटू एच का प्रोडक्ट किस में ज्यादा है? तो पहले वाले के लिए देखोगे तो आर की वैल्यू कितनी है, आर है और थिकनेस टी है। तो पहले वाले के लिए जब लिखोगे तो आर की वैल्यू आर रहने दो, थिकनेस को टी डाल दो। दूसरे वाले के लिए लिखोगे तो आर की वैल्यू अब 2 आर हो गई है और थिकनेस आधा हो गया है। तो अब यहाँ क्या होगा, 2 के पावर 4 है, नीचे एक 2 है, तो ऊपर 2 के पावर 3 एक्स्ट्रा बच जाएगा ना इस वाले केस में। I2 वाले में 2 के पावर 3 एक्स्ट्रा बचेगा ना। तो ज्यादा बड़ा किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, सेकेंड वाले का। ठीक है, चमका सबको क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट, 7th, moment of inertia of a elliptical disk of uniform mass distribution m, semi major axis r and minor axis d about its axis is। देखो इसमें ये बोला जा रहा है कि हमने कोई ऐसे इलिप्टिकल डिस्क लिया हुआ है और उसका सेमी मेजर एक्सिस, ये जो ऐसे वाला एक्सिस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस। सेमी मतलब आधा। अबे आयुष तुरंत बोला कर, देख मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला लगाया मैंने, फिर मास की वैल्यू डाल दी। मास क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो इसमें क्या आ गया, ये वाला टर्म आया। अब डेंसिटी, दो अलग अलग डिस्क हैं, दोनों कॉपर के बने हुए हैं, तो दोनों में रो सेम होगा। तो आप चेक करना है कौन सा ज्यादा है, तो उसमें यही प्रोडक्ट चेक करना है ना, किसका प्रोडक्ट ज्यादा है। एक में आर दिया है, एक में 2 आर दिया है, एक में थिकनेस टी है, एक में थिकनेस T/2 है। तो दोनों जगह का आर और टी की वैल्यू डाल दी और चेक किया कौन सा बड़ा है। इन दोनों में चेक करेगा तो ये बड़ा है ना। अब देखो इलिप्टिकल हमने ऐसे डिस्क लिया हुआ है, इसमें सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू आर है, मतलब इतनी वैल्यू आर है, और सेमी माइनर एक्सिस ये डी है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस एक्सिस के बहुत ज्यादा आएगा या इस एक्सिस के बहुत ज्यादा आएगा, एक्स एक्सिस के बहुत ज्यादा आएगा या वाई एक्सिस के बहुत ज्यादा आएगा। एक्स और वाई में आपको सोचना है। तो जब एक्स एक्सिस के अबाउट सोचोगे, एक्स एक्सिस के अबाउट सोचोगे तो ये सब मास एक्सिस से पास पास है। देख लो ये ऐसे, ये पूरा मास का डिस्ट्रीब्यूशन है एक्स एक्सिस से। लेकिन वाई से सोचोगे तो वाई से क्या हो रहा होगा, मास दूर जा रहा है ना। वाई एक्सिस के अबाउट सोचोगे तो ये देख लो ज्यादातर मास दूर हो गया है, एक्स में सारा मास उसके पास ही है। तो एक्स और वाई में अगर हम कंपेयर करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस ग्रेटर देन आएगा देन एक्स एक्सिस। हाँ, एक्स और वाई प्लेन में ही लिया है। फिर हमें इलिप्स का एक्सिस, एक्सिस मतलब जो यहाँ से लाइन जा रही होगी और इसके परपेंडिकुलर होगी, जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है कितना होगा।
ये देखो ऐसे नहीं सोचना है, ये नॉर्मल सोचने का क्वेश्चन है, ज्यादा ही मैंने सोच लिया, इतना नहीं कुछ सोचना है। एक मिनट। देखो यहाँ पर आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। अगर मैं यहाँ पे डी रेडियस का एक ऐसे सर्कल बनाऊं, तो डी रेडियस का जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा मास बाहर भी मिलेगा ना। तो डी रेडियस वाला अगर केवल डिस्क होता तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, हाफ एम डी स्क्वायर। केवल इतने पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये कुछ आ रहा है ना, प्लस ये जो एक्स्ट्रा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी अभी ऐड होगा ना। एक मिनट, एक मिनट। देखो यहाँ पर आप डायरेक्ट ऐसे सोच सकते हो, जैसे अगर मैं एक आर रेडियस का डिस्क बनाता, आर रेडियस का डिस्क कैसे बनता, तो उसका जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता, हाफ एम आर स्क्वायर ना, ये आता है ना, हाफ एम आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या किया आपने, दोनों साइड से इसको प्रेस करके दबा दिया है ना। अगर दोनों साइड से प्रेस करके दबा दिया तो मास एक्सिस के पास आया है, दूर गया है। ये वाला जो मास था यहाँ का, और यहाँ का वो जेड एक्सिस यहाँ है ना, परपेंडिकुलर टू ये जो प्लेन, उसके क्लोज आ गया मास ना। अगर मास क्लोज आएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा कम होगा, कम होगा ना। तो अगर ये ऐसे रहता, जब ऐसे रहता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता हाफ एम आर स्क्वायर, लेकिन आपने उसको दबा दिया, तो अब वो हाफ एम आर स्क्वायर से कम हो जाएगा ना। ना तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। चमका सबको कैसे सोचना है। ठीक है, नेक्स्ट फिर कौन सा था, एट्थ वाला ना। अबे आयुष देख, पहले डिस्क का सोच। एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ हाफ एम आर स्क्वायर होता है, फिर तूने इसको दबा दिया, दबा दिया तो अब ये ऐसे बन गया। ऐसे बनने से क्या होता है, वो एक्सिस के पास आ गया मास ना, एक्सिस से डिस्टेंस कम हो गई। एक्सिस के मास पास आता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है ना। जो मास पहले यहाँ था तो उसका कुछ डिस्टेंस ज्यादा था, बाद में वो डिस्टेंस कम हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास और डिस्टेंस दोनों पे डिपेंड करता है ना। मास तो उतना ही है लेकिन डिस्टेंस कम हो गई। सेकंड तो पहले का दिया हुआ है चवन यार। एलिप्स को अगर कलेक्शन लेके सोचना है तो यार, एलिप्स को कलेक्शन लेना होगा तो फिर हमें ऐसे स्ट्रिप्स का ही कलेक्शन लेना पड़ेगा ना, और पहले एक्स एक्सिस के अबाउट निकालना पड़ेगा, फिर सेम वे में वाई एक्सिस के अबाउट ऐसे ही सोचना पड़ेगा। हाँ, वो अब पूछा नहीं गया है, अगर कभी पूछा तो देखा जाएगा कुछ। एट देखो अब। यूनिफॉर्म थिन रॉड ऑफ मास m and length l is bent at the midpoint to as shown in figure।
तो हमें ये बोला गया कि एक रॉड लिया गया जिसकी मास m है और लेंथ l है, और उसको हमने ऐसे बेंड कर दिया, और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर यहाँ से जो एक्सिस जा रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए ना। ये मिड पॉइंट है, तो इधर मास कितना आया m/2, इधर भी कितना आया m/2, इधर लेंथ कितनी है l/2 ये रॉड की, और ये भी l/2। ये जो एक्सिस है वो क्या है, उस इस रॉड के एंड से जा रहा है ना, ये दो रॉड ले लो, दोनों रॉड के एंड से जा रहा है और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ml²/3 इसके लिए लगाओ, इसके लिए भी ml²/3। फिर नाइन्थ, the moment of inertia of a uniform circular disk about its diameter is this, then its moment of inertia about an axis passing through its center and perpendicular to its circular face is। देखो इसमें आपको बोल दिया गया कि कोई हमने डिस्क लिया और उसके डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है ना। डायमीटर, अब एक्स भी डायमीटर होगा, वाई एक्सिस भी डायमीटर है, तो जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए ना, जेड एक्सिस बाहर को जा रहा है, तो हमें पता है आई जेड क्या होगा, IX+IY, और दोनों डायमीटर है तो दोनों इक्वल होंगे, तो 2IX ना, और IX की वैल्यू दी हुई है तो डबल करके बता दो जेड एक्सिस के अबाउट। नेक्स्ट, 11th में देखो क्या है, अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r lie in a xy plane with its center at the origin, moment of inertia about the axis x equal to 2r and y equal to 0। फिर वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी पीछे किया था एक डिस्क वाला, y इक्वल टू x+c टाइप ना। इसमें देखो बोला गया कि कोई ऐसे हमने डिस्क ले लिया, इसमें हमने एक्सिस बना दिया, तो अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें x इक्वल टू 2r एंड y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2r और y इक्वल टू 0 वाली कौन सी लाइन होगी, अच्छा y इक्वल टू 0 बोला है, x इक्वल टू 2r और y इक्वल टू 0, वो क्या होगा, यहां से लाइन जा रही होगी z एक्सिस के लॉन्ग ना, x इक्वल टू 2r और z एक्सिस के लॉन्ग जाएगी, तो y में उसका कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा ना। अच्छा 2r है, बाहर चला जाएगा, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं भी ना। तो यहाँ पर x इक्वल टू 2r मतलब यहाँ पे कोई ना, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ना, x इक्वल टू 2r और y इक्वल टू 0 ना y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 कब होगा, जब वो ना तो इधर जाए ना इधर जाए ना, मतलब ऐसे जा रहा होगा बाहर को। और एक बोला गया है कि y इक्वल टू डी और z इक्वल टू 0, y इक्वल टू डी और z इक्वल टू 0 मतलब कुछ ऐसी लाइन ना, ये y इक्वल टू डी वाली लाइन है, और यहाँ पे z कोऑर्डिनेट 0 होगा ना क्योंकि ये इसके प्लेन में है। समझ आया सभी को, पहले तो जो एक्सिस दिए हैं वो कैसे कैसे हैं। तो आपको बोला गया कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, इसके अबाउट निकालो, और दोनों इक्वेट कर दो, दोनों इक्वल बोला गया है ना। सलोनी y इक्वल टू 0 बोला है, अगर मैं ऐसे ले लूंगा तो फिर उसका तो y कोऑर्डिनेट भी आएगा ना, ऊपर जाएगा y एक्सिस के लॉन्ग। y इक्वल टू 0 का मतलब हुआ कि वो y एक्सिस में नहीं जाएगा, मतलब वो एक्स जेड प्लेन में होगा ना, एक्स जेड प्लेन में होगा, तो एक्स जेड प्लेन किधर है, ये एक्स वाला है और जेड एक्सिस बाहर को है ना, तो बाहर को लिया है।
जो भी कोऑर्डिनेट जीरो होता है उस वाले प्लेन में नहीं होता वो ना। अगर कोई चीज का बोला गया जेड कोऑर्डिनेट जीरो है मतलब वो एक्स वाई प्लेन में है ना। देखो यहाँ पे इस वाले के लिए बोला था जेड जीरो है, जेड जीरो है तो इसलिए उसको एक्स वाई प्लेन में लिया ना। जो जीरो होगा बाकी दो कोऑर्डिनेट के प्लेन में ले लेंगे उसको। तो अब आगे सॉल्व करूं, अब हो जाएगा। आपको इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इसके अबाउट निकाल लोगे ना। इसके अबाउट कितना रहता है जेड एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई टू। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इसके अबाउट आ जाएगा ना। पैरेलल एक्सिस में कोई रूल नहीं है ना कि एक्सिस अंदर ही होना चाहिए ना, कहीं पे भी हो, बस पैरेलल एक्सिस लगाना है। फिर आपको एक्स एक्सिस के अबाउट पता है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके इसके अबाउट पता है, इसके अबाउट निकाल लो, फिर दोनों इक्वेट कर दो। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, वो तुम लोग थोड़ा प्लेन व्लेन इसकी वजह से कंफ्यूज हुए होगे। चलो नेक्स्ट बताओ। 14। 14 रेडियस ऑफ गायरेशन है, ये अभी पढ़ाऊंगा ना। ये पढ़ाना रह गया था, रेडियस ऑफ गायरेशन ये अभी पढ़ा दूंगा। फिर उसके बाद बताओ। 17, 15। एक मिनट। 15 देखो क्या है। टू थिन rods of mass m and length l joined in the shape of L। 15 अभी बताया ना। 15 जैसे अभी एक वो बताया था बेंड करने वाला, एट्थ वाला, वही सेम क्वेश्चन है ना। दोनों के एंड से पास हो रहा है एक्सिस, एम एल स्क्वायर बाई थ्री दोनों के लिए लगा के ऐड कर दो। अच्छा नहीं नहीं, ये तो ओ के अबाउट पूछा है ना, ओ के अबाउट। नहीं नहीं, एक मिनट, ओ यहाँ पे लिया है, ज्वाइंट पर नहीं है ना, इस जगह पे पूछा है इसके अबाउट। तो देखो इसके अबाउट निकालना है, दोनों का मास एम दिया है ना और दोनों की लेंथ एल है। तो अब आप क्या करोगे, इस रॉड का तो डायरेक्ट यहाँ बोल सकते हो, ये मान लो रॉड वन है रॉड टू है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रॉड वन और रॉड टू। रॉड वन का निकालोगे तो एम एल स्क्वायर बाई थ्री, और रॉड टू का कैसे निकालोगे, तो पहले इसके इस एक्सिस के अबाउट निकालो, फिर ये और ये पैरेलल है ना, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इस एक्सिस, इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट निकालो ना। यहाँ पे इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 12। फिर ये डिस्टेंस निकालो, ये एल है ये एल बाई टू है तो ये डी आ जाएगा। फिर एम एल आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर लगा के इसके अबाउट इस रॉड का निकाल लो, और इसका पता ही है एम एल स्क्वायर बाई थ्री। प्रणव समझा क्या हो जाएगा। बाकी लोग भी समझे ना क्या बोल रहा हूँ। कुछ समझ आया। इस रॉड का निकालना है तो इसके एंड के अबाउट निकालना है, इस रॉड का निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, तो पहले इसके अबाउट निकालो, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इसके अबाउट निकाल लो। ठीक है भावे, सब आज कर लेना, बट ऐसे किया मत करो भाई। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देके कर लो जब भी होमवर्क मिले तो। नेक्स्ट बताओ। 17। Figure below shows the variation of the moment of inertia of the uniform rod about an axis normal to its length with distance of the axis from the end of the rod।
देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जैसे कोई हमने रॉड लिया 17th में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड about an axis normal to its length and with the distance of axis from the end of the rod। ना हमने एक रॉड लिया है और फिर हम इसके एंड से डिस्टेंस देख रहे हैं। अगर एक्सिस हमने मान लो कहीं यहाँ पे लिया, ये एक्स इक्वल टू 0 है, जब हम एक्स इक्वल टू एक्स डिस्टेंस पे एक्सिस लेके गए तो वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वेरिएशन दिखाया गया है ना। देखो आपको पता है कि सबसे जो कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा वो कहाँ पे मिलेगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अब इसके अलावा कोई भी एक्सिस लोगे तो उससे कुछ डिस्टेंस आएगी, कुछ डिस्टेंस आएगी तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बढ़ जाएगा ना, बाकी कहीं का भी निकालोगे तो जो हमारा ग्राफ मिलेगा, हमें पता है ना आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर। तो जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, जहां पे एक्स इक्वल टू एल बाई टू आया होगा उस एक्सिस के अबाउट सबसे कम होगा। जब यहाँ पे देखोगे तो कितना होगा, एंड के अबाउट सबसे ज्यादा होगा ना, क्योंकि यहाँ से ये डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे कितना होगा, वो एम एल स्क्वायर बाई थ्री होगा। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ोगे कम होता जाएगा, फिर कम होने के बाद फिर वापस बढ़ते बढ़ते दूसरे एंड पे पहुंचोगे तो फिर से एम एल स्क्वायर बाई थ्री हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आई सभी को ना। अब आपको देखो यहाँ पे जहाँ कट किया यहाँ का आय दिया है, तो ये आय मतलब कौन सा आय है, एंड के अबाउट है ना, तो वो कितना होता है एम एल स्क्वायर बाई थ्री। और आपको कहाँ पे पूछा गया है? ये वाला पूछा है ना, एल बाई टू के सामने वाला, एल बाई टू ये वाला पूछा है। अबे एक्स इक्वल टू जीरो अगर बोला गया, एक्सिस एक्स इक्वल टू जीरो पे है, तो मतलब कहाँ है, ये जो ग्राफ है देखो वो क्या बता रहा है, एक्सिस की पोजीशन बता रहा है। जब एक्स इक्वल टू जीरो पे एक्सिस है तो वो कहाँ है, एंड पर है। जब एक्स इक्वल टू एल बाई टू पर आया तो वो कहाँ है, मिड पॉइंट पर है। तो जब x इक्वल टू जीरो वाला आए मतलब वो कौन सा वाला आए हुआ, एम एल स्क्वायर बाई थ्री वाला हुआ ना। फिर x इक्वल टू एल बाई टू मतलब वो कौन सा आया हुआ, आईसीएम, उसकी वैल्यू होती है एम एल स्क्वायर बाई 12। तो अगर मुझे ये दिया है तो ये कितना हो जाएगा, एंड वाले का वन फोर्थ ना, एंड वाले का वन फोर्थ है ना, ये एंड पे दिया है 0.2 तो उसका बाय फोर। आइडिया लगा सभी को क्या बोल रहा हूँ। आपको एक्सिस की पोजीशन के अकॉर्डिंग आपको आय की वैल्यू बताई गई है ना। सबसे ज्यादा आय यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा। यहाँ पे ग्राफ ऐसे शुरू हो रहा है ना, ये x इक्वल टू जीरो है, मतलब ये एंड है ना रॉड का, x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू एल तक ही ग्राफ होगा ना, बाकी ग्राफ ऐसे बस मैथमेटिकली बनाया है ना अपना, यहाँ तक का ही ग्राफ है। नेक्स्ट बताओ। हो गया। चलो अब हम लोग को आज शुरू करना है टॉर्क के बारे में। आज थोड़ा सा ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पेशेंस से सुनना पड़ेगा ना। तो अब देखो टॉर्क के बारे में हम लोग देख रहे हैं। टॉर्क देखो होता क्या है, टॉर्क जो है जैसे हमें पता है कि कोई भी हमने एक बॉडी ली,
और उस पे जब हम फोर्स लगाएंगे तो वो फोर्स की वजह से बॉडी ट्रांसलेट करेगी ना। लेकिन फोर्स केवल इसको ट्रांसलेट ही नहीं करा सकता, जरूरत पड़ने पे रोटेट भी करा सकता है। अगर हमने कोई एक रॉड लिया, उसको मान लो यहाँ पे हिंज कर दिया, हिंज करने का मतलब उस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर सकते हैं, और फिर हम फोर्स लगाएंगे तो ये फोर्स क्या करेगा, अभी इसको रोटेट करा देगा ना। तो कोई फोर्स किसी बॉडी को कितना रोटेट कराएगा, इस चीज को मेजर करने का के लिए टर्म बनाया गया है टॉर्क ना। टॉर्क क्या है, इट इज रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है ना। फोर्स का अगर बोला गया टॉर्क ज्यादा है तो इसका मतलब वो रोटेट करने की उसकी टेंडेंसी भी ज्यादा होगी ना। अब देखो ये जो टॉर्क डिफाइन करते हैं हम, उसको हम दो टाइप से डिफाइन करते हैं टॉर्क को। एक तो टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट एनी पॉइंट, और दूसरा टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट एन एक्सिस ना। हम दो टाइप से टॉर्क डिफाइन करेंगे। तो हम पहला देख रहे हैं टॉर्क अबाउट एन पॉइंट। अबाउट अ पॉइंट, किसी पॉइंट के अबाउट किसी फोर्स का टॉर्क निकालना। सपोज मान लो इधर एक्स एक्सिस लिया है, इधर वाई एक्सिस लिया है, बाहर को जेड एक्सिस ना। ये जेड एक्सिस स्क्रीन के बाहर आ रहा है ना। अब अगर मान लो हमने एक यहाँ कोई पार्टिकल है, उस पे हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल ऐसे कुछ फोर्स लगाया, यहाँ पे हमने ओरिजिन लिया हुआ है ना। ये पार्टिकल वाला जीरो बना है और ये ओरिजिन वाला ओ बना है। तो अगर पूछा जाए कि पॉइंट ओ के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क बताओ ना, हम यहाँ पे क्या जानना चाह रहे हैं, फोर्स का टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क जानना चाह रहे हैं, तो उसको कैसे डिफाइन किया गया है, उस पॉइंट से जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसको मिला दो, और वो पोजीशन वेक्टर लिख दो जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है ना। तो अगर ये यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो इसमें जो रोटेशन वाला इफेक्ट आएगा वो किस कंपोनेंट की वजह से आएगा, एफ का जो इधर कंपोनेंट होगा, ये इसको इसके अलोंग ले जाना चाहेगा, ये रोटेट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो इधर को कंपोनेंट आएगा इसकी वजह से वो यहाँ पॉइंट ओ से रोटेट करता दिखेगा ना, ये कंपोनेंट ही रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और ये डिस्टेंस भी जितनी ज्यादा होती है रोटेशन भी उतना ज्यादा करा पाता है ये फोर्स। तो जो टॉर्क है इन दोनों को लेकर के डिफाइन है, आर इंटू एफ साइन थीटा। डिस्टेंस कितनी ज्यादा है ये, और एफ साइन थीटा ना, दोनों को मिला करके टॉर्क डिफाइन है ना। तो इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में ऐसे बोलते हैं, टॉर्क कोई भी पॉइंट के अबाउट कैसे डिफाइन है, आर क्रॉस एफ करके ना। कोई भी पॉइंट के अबाउट किसी फोर्स का टॉर्क हम कैसे निकालते हैं, उस पॉइंट से जहां फोर्स लग रहा है उसको मिला देंगे, वो आर वेक्टर हो जाएगा, फिर आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे तो वही हमारा टॉर्क हो जाएगा ना। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, टॉर्क इक्वल टू आर इंटू परपेंडिकुलर वाला एफ ना। यहाँ पे एफ को क्या किया आपने, परपेंडिकुलर वाला एफ का कंपोनेंट ले लिया, आर के परपेंडिकुलर वाला एफ कंपोनेंट, एफ परपेंडिकुलर मतलब एफ साइन थीटा। या फिर हम यहाँ पे ये भी सोच सकते थे, ऐसे फोर्स लग रहा है ना, एंगल हमें पता है ना, हेड और टेल कॉन्साइड कर रहे हैं, तो ये बाहर वाला एंगल बिटवीन आर और एफ वेक्टर है। अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड कर दूं तो ये एंगल थीटा आएगा, ये आर है, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, आर साइन थीटा। तो जो मैं यहाँ पे टॉर्क लिखा है मैंने, जैसे ये टॉर्क लिखा है आर एफ साइन थीटा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर साइन थीटा इंटू एफ। आर साइन थीटा मतलब ये परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस। तो टॉर्क निकालने के लिए हमारे पास
ऐसे तीन तरीके हैं, या तो आप आर वेक्टर और एफ वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, या फिर आर लो और एफ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कर लो, या फिर एफ को रहने दो और आर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कर लो ना। एफ वाली लाइन को एक्सटेंड करो और परपेंडिकुलर डाल दो, तो ये परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस इनटू एफ कर दो ना, एफ को एक्सटेंड कर दो, या फिर एफ को रिजॉल्व कर दो और रिजॉल्व वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट इनटू आर कर दो। तो ऐसे तीन तरीके से हम टॉर्क निकाल सकते हैं अबाउट एन पॉइंट। नोट कर लो इसको। ये वाला पॉइंट सबको समझ आया कि डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है आर, टॉर्क जो होगा। आप जैसे डोर देखोगे, डोर को जब आप ओपन करने को सोचते हो तो डोर का जो नॉब होता है ना, डोर ऐसे यहाँ पे हिंज होता है, डोर का नॉब एकदम एंड पे बनाया जाता है ना, ताकि आप जब फोर्स लगाओ तो ये आर ज्यादा रहे। आर ज्यादा रहेगा तो इजिली रोटेट होगा। अगर आप सोचो मैं हिंज पे कितना भी, यहाँ पे फोर्स कितना भी लगा लूं, क्या डोर रोटेट होगा ना। रोटेशन वाला इफेक्ट कब आता है, जब डिस्टेंस ज्यादा होगी ना। आर जीरो कर दोगे तो टॉर्क जीरो हो जाएगा, कितना भी मैं फोर्स लगाता रहूं ये हिंज वाले एक्सिस पे, वो रोटेट ही नहीं होगा। तो इसीलिए जो टॉर्क होता है वो आर पे भी डिपेंड करता है और एफ साइन थीटा पे भी डिपेंड करता है ना। केवल ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो ये रोटेट होता नहीं दिखेगा यहाँ से ना, बस ट्रांसलेट होता दिखेगा इधर से। अबे यस, क्या कर रहे हो, कैसी कैसी आवाजें निकाल रहे हो। नोट करो। हाँ वो बताता हूँ अभी भावे से, एक मिनट। तो देखो हमने ये समझ लिया कि कोई भी पॉइंट के अबाउट किसी फोर्स का टॉर्क निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट को जिसके अबाउट निकालना है वहां से एक वेक्टर ड्रॉ करके दिखा देंगे और फिर आर क्रॉस एफ कर देंगे ना। एक तो ये कर सकते हैं, या फिर एफ को रिजॉल्व कर देंगे, परपेंडिकुलर वाला एफ इंटू आर कर देंगे, या फिर एफ को एक्सटेंड कर देंगे ना और परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू एफ कर देंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये जो होगी इसको हम लोग फोर्स आर्म बोलते हैं। कई बार आपको ऐसे दे दिया जाएगा फोर्स आर्म इतना है, फोर्स इतना है, फोर्स आर्म दिया है मतलब आर साइन थीटा दिया है, तो फोर्स आर्म इंटू एफ डायरेक्ट आप बता सकते हो 8 पे टॉर्क कितना है। तो ये टर्म नोट कर लो ना, इसको बोलते क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को। अब देखो ये जो रोटेशन वाले वेक्टर्स होते हैं, जैसे हमने पीछे भी देखा था, रोटेशन के टाइम पे हमने एक एंगुलर वेरिएबल देखा था ना। एंगुलर वेरिएबल जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा देखा था, एंगुलर स्पीड देखा था, एंगुलर एक्सेलरेशन देखा था। अब एक नया एंगुलर वेरिएबल आ गया, टॉर्क ना। ये जो एंगुलर वेरिएबल्स होते हैं ये सब क्या होते हैं, एक्सियल वेक्टर होते हैं ना। ये सब क्या है, ये चारे को, ये चारों ही क्या है, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर मतलब ये केवल एक्सिस का डायरेक्शन बताएंगे। एक्सिस के डायरेक्शन से आपको, आप पता कर सकते हो कि रोटेशन का डायरेक्शन किधर है ना। एक्सिस के डायरेक्शन से रोटेशन का डायरेक्शन आ जाता है। तो अब जैसे आर क्रॉस एफ कर रहे हो तो इसका क्या मतलब हुआ ना, आपने यहाँ पे फोर्स लगाया, तो अभी आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन किधर आएगा। आर क्रॉस एफ कैसे करते थे, ए क्रॉस बी करके ना।
तो अभी हमारा आर इधर को वेक्टर है, राइट हैंड से करना है ना। टॉर्क हमारा क्या है, आर क्रॉस एफ। तो क्रॉस प्रोडक्ट में अपने डायरेक्शन निकालना देखा था। राइट हैंड के फिंगर्स अभी अपना इधर को रखो ना, अपने राइट हैंड के पाम को पहले यहाँ रखो और राइट इधर को एक्सटेंड करो फिंगर्स को, और फिर इधर को कर्ल करो। ऐसे रखना कि इधर को कर्ल हो पाए। तो जब आप रखोगे तो आप देखोगे थंब आपका भी अंदर को जा रहा होगा। ये बात समझ आ रही है, थंब अभी अंदर को जा रहा है। सबने करके देखा है ऐसा, स्क्रीन पे रख के देखो ऐसे, इधर को राइट हैंड के फिंगर को रखो और ऐसे रखो कि वो इधर को कर्ल हो पाए जिधर फोर्स है, तो फिंगर अंदर को जा रहा होगा। तो इस टाइम पे टॉर्क का डायरेक्शन किधर है, जेड एक्सिस के लॉन्ग ना, इस टाइम पर जेड एक्सिस के लॉन्ग इन टू द प्लेन ना। यहाँ पे जो टॉर्क आ रहा है इन टू द प्लेन है ना, तो हम यहाँ पे बोलेंगे जो टॉर्क है वो इन टू द प्लेन है। टॉर्क का डायरेक्शन इन टू द प्लेन को अंदर की साइड जा रहा है, ऐसे क्रॉस करके दिखाते हैं ना। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे टॉर्क इन टू द प्लेन है, अंदर को जा रहा है। वो केवल एक्सिस का डायरेक्शन बताता है ना। एक्सिस मतलब यहाँ पे एक तरह से एक्सिस है, उसके अबाउट ये फोर्स ऐसे घुमा रहा होगा ना, ऐसे। अगर ऐसे घुमाएगा तो यहाँ पे अंदर को एक्सिस होगा ना। अगर हमें घूमने का डायरेक्शन मिल गया तो उससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो किधर को घूमेगा, एक्सिस का डायरेक्शन मिल जाएगा तो। कैसे करते थे, अगर हमें एक्सिस का डायरेक्शन मिल जाए तो घूमने का डायरेक्शन कैसे निकालते थे। याद है किसी को, एक्सिस का डायरेक्शन मिल जाए तो घूमने का डायरेक्शन कैसे निकालते थे ना। अगर कहीं पे हमने बोला कि भाई एक्सिस अंदर को है, तो इसका मतलब हुआ कि वहां पे थंब रखो उस डायरेक्शन में, अंदर को थंब रखो, मतलब नीचे को पॉइंट करते हुए थंब रखो और फिंगर को कर्ल करो। अभी आप जब नीचे को थंब रख के फिंगर कर्ल करोगे तो ऐसे फिंगर जा रहे होंगे, तो यहाँ घूमने का डायरेक्शन ये हो रहा होगा ना। ठीक है, समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे क्या होगा, ये फोर्स का जो ये वाला कंपोनेंट था वो उसको ऐसे घुमाना चाह रहा है ना। ऐसे घुमाना चाह रहा है, मतलब ऐसे, ये ऐसे घुमाना चाह रहा है। अबे तुम्हारे राइट हैंड का फिंगर का मूवमेंट बस एक ही डायरेक्शन में हो सकता है। फिंगर कर्ल किधर हो सकता है, बाहर को नहीं, अंदर को ही फिंगर कर्ल कर पाओगे ना अपने फिंगर्स को। देखो मैं एक बार ये समझा रहा हूं। अगर कहीं पे आपको बोला गया कि टॉर्क का डायरेक्शन इधर को है, मान लो नीचे को आया कि भाई टॉर्क नीचे को जा रहा है। अगर टॉर्क नीचे को जा रहा है तो आप क्या करोगे, उधर को राइट हैंड का थंब रखोगे और फिर फिंगर्स को ऐसे कर्ल करोगे ना। तो फिंगर के जो कर्ल करने का डायरेक्शन होगा वो रोटेशन का डायरेक्शन दिखाएगा ना। अगर टॉर्क अंदर को है तो वैसे अंदर को फिंगर रखो और ऐसे थंब रखना है ना राइट हैंड का, और फिर फिंगर को ऐसे कर्ल करना है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। समझ आया मैंने क्या बोला ना। अगर टॉर्क ऊपर को होता ना, ऊपर को होगा तो ऊपर को हम थंब रखेंगे और फिर फिंगर कर्ल करने के, तो उससे हमें घूमने का डायरेक्शन मिलेगा ना। तो जो टॉर्क है, टॉर्क क्या है, टॉर्क इज एक्सियल वेक्टर ना। उससे हमें एक्सिस का डायरेक्शन मिल जाएगा, और एक्सिस का डायरेक्शन मिल जाएगा तो हम घूमने का डायरेक्शन निकाल लेंगे। ये मैंने पीछे लिखाया हुआ है ना, घूमने का डायरेक्शन निकालना ये सब। ठीक है ना। तो टॉर्क जो है, टॉर्क क्या है, टॉर्क इज एक्सियल वेक्टर ना। उससे बस हमें क्या मिलेगा, एक्सिस का डायरेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी इस सिचुएशन में ये जो टॉर्क आया वो किधर को आया, निगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग ना। इस सिचुएशन में जो टॉर्क आ रहा है वो किधर को आ रहा है, निगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग ना। तो अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि भाई ये जो टॉर्क आ रहा है उसको मैं
मैग्नीट्यूड के साथ लिखूं तो अब मैं ऐसे लिखूंगा आर एफ साइन थीटा और डायरेक्शन लिखूंगा माइनस के कैप ना। वेक्टर फॉर्म में यहाँ टॉर्क की वैल्यू ये हो रही होगी ना। अब अगर मैं बोलूं कि भाई इस टॉर्क का एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट बताओ ना। कंपोनेंट ऑफ टॉर्क, ये जो टॉर्क आया है एफ के टॉर्क का एलोंग एक्स एक्सिस तो कितना आएगा। अगर कोई वेक्टर जेड एक्सिस में है तो उसका एक्स एक्सिस में कंपोनेंट कितना आएगा, 0 ना। एक्स एक्सिस से जेड एक्सिस 90 डिग्री बना रहा है ना, तो वहां पे कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। सेम वे में कंपोनेंट ऑफ टॉर्क एलोंग वाई एक्सिस तो वो कितना आएगा, 0। तो यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ टॉर्क एलोंग जेड एक्सिस पूछा जाए तो वो आप बोलोगे आर एफ साइन थीटा। माइनस में ना, क्योंकि नीचे को है। तो आपको समझ आ रहा है, जब मैंने एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क पूछा तो पॉइंट के अबाउट टॉर्क पूछूंगा तो उसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं कि एक्सिस किधर है, किधर को भी आएगा आप बता दो भाई कि इतना है और इस एक्सिस के लॉन्ग है। लेकिन जब मैं एक्सिस मेंशन कर दूं कि भाई बताओ यहाँ पे एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना टॉर्क है, तो आपको क्या सोचना पड़ रहा है कि भाई जो भी यहाँ टॉर्क है उसका उधर उस एक्सिस के लॉन्ग क्या कंपोनेंट है। बात समझ आ रही है। जब मैं कोई एक्सिस के लॉन्ग टॉर्क पूछूंगा तो मैं कोई भी टॉर्क बता के नहीं छोड़ सकता ना, मुझे देखना है कि जो इस एक्सिस में पूछा गया उधर कोई कंपोनेंट है क्या टॉर्क का। अगर कंपोनेंट है तो बताऊंगा, नहीं है तो 0 बताऊंगा। तो इसका मतलब जब भी मुझसे एक एक्सिस के लॉन्ग टॉर्क पूछा जाएगा तो मैं केवल आर क्रॉस एफ लगा के नहीं छोड़ सकता ना, क्योंकि आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन किधर भी आ सकता है किसी भी एक्सिस के लॉन्ग। मुझे क्या करना पड़ेगा, जिस एक्सिस के लॉन्ग टॉर्क चाहिए उस एक्सिस के लॉन्ग इसका कंपोनेंट निकाल के बताना पड़ेगा। बात समझ आ रही है। तो इसका मतलब जब मेरे को पूछा जाएगा कि टॉर्क अबाउट एन एक्सिस बताओ, क्या एक्सिस लिया है ना, एक्स एक्सिस के लॉन्ग वाई एक्सिस ये सब एक्सिस लिखा था ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। देखो जब आपको बोला जाए कि एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क बताओ तो उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क किसी भी एक्सिस के लॉन्ग आ सकता है ना, तो आप जिस भी एक्सिस के लॉन्ग आएगा आप उधर बता दोगे। लेकिन जब मैं एक्सिस मेंशन कर दूं कि मुझे इसी एक्सिस के लॉन्ग टॉर्क चाहिए तो आपको देखना पड़ेगा कि जो भी वहां पे टॉर्क आपने निकाला है उसका उस एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट है या नहीं। अगर कंपोनेंट है तो बताओगे, नहीं है तो 0 बताओगे। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो जब मुझे बोला जाएगा कि कोई एक्सिस के लॉन्ग टॉर्क बताओ, जैसे मान लो मुझे यहाँ पे फोर्स लगाया गया और एक्स एक्सिस के लॉन्ग पूछा गया टॉर्क बताओ, तो मैंने क्या किया, मैंने एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट लिया ओ और ओ के अबाउट टॉर्क निकाला और फिर उस टॉर्क का एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट सोचा आया कि नहीं है, आया है या नहीं आया है ना। तो मेरे क्या क्या स्टेप हो गए टॉर्क निकालने के। पहला स्टेप क्या होगा, टेक अ पॉइंट ऑन गिवन एक्सिस। अगर मुझे बोला जा रहा है कि भाई एक्स एक्सिस के अबाउट टॉर्क बताओ तो मैं पहला काम क्या करूंगा, एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी एक पॉइंट ले लूंगा, यहां ले लो यहां ले लो यहां ले लो कहीं पे भी ले लो। फिर दूसरा स्टेप क्या लगाऊंगा, फाइंड टॉर्क ऑफ गिवन फोर्स अबाउट टेकन पॉइंट। जो आपने पॉइंट लिया था उस पॉइंट के अबाउट ना, जो भी आपने एक पॉइंट ले लिया है ना, एक पॉइंट लिया उसके अबाउट अब आप टॉर्क फाइंड करोगे। तो मैंने इसके अबाउट टॉर्क फाइंड किया।
तो वो पॉइंट के अबाउट जब टॉर्क लोगे तो वो किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग आ सकता है ना, तो वो जिस भी एक्सिस के अलॉन्ग आएगा उस एक्सिस के अलॉन्ग वाला जो टॉर्क है उसका हमें जिस एक्सिस के अलॉन्ग चाहिए उसके अलॉन्ग कंपोनेंट फाइंड करेंगे ना। तो तीसरा स्टेप क्या होगा, टेक कंपोनेंट ऑफ टॉर्क calculated in step 2 along required axis ना। तो जब भी मुझे किसी एक्सिस के लॉन्ग टॉर्क निकालने को बोला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, कोई भी एक्सिस पे एक पॉइंट ले लूंगा, उसके अबाउट टॉर्क निकालूंगा, फिर उस टॉर्क का उस एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट निकाल लूंगा। तो जब आप ऐसा कर रहे होगे ना, ये आपको टॉर्क निकालने का स्टेप मैंने समझा दिया, ये नोट कर लो। अब इनको कुछ कुछ केसेस लेके मैं डिस्कस करता हूं। ये जो अभी जो मैं समझा रहा हूँ ये सब थोड़ा अभी वो है, थोड़ा मैथमेटिकल टाइप से सब बता रहा हूँ, लैंग्वेज टाइप से। अभी मैं बाद में इसको थोड़ा सा नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊंगा ना, अभी तो आप बस नोट करते जाओ इसको। श्रेयस अभी रुक जा भाई, इसको फील कराने में बहुत टाइम लगेगा अभी। तो देखो हमने क्या क्या समझ लिया, कि जब भी हमें टॉर्क निकालना होगा तो हम देखेंगे कि हमें क्या निकालना है, एक पॉइंट के अबाउट निकालना है टॉर्क या एक्सिस के अबाउट निकालना है। अगर पॉइंट के अबाउट निकालना है टॉर्क तो वो काम तो आसान है, बस उसमें फॉर्मूला लगाना रहेगा आर क्रॉस एफ, है कि नहीं ना, केवल फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूले को हम तीन तरीके से लगा सकते हैं ना, ऐसे लगा सकते हैं। अब ये टॉर्क किसी भी एक्सिस के अबाउट आ सकता है जो इस पॉइंट से पास हो रहा होगा ना। जब एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं तो जो टॉर्क आएगा वो एक एक्सियल वेक्टर है, वो एक वेक्टर आएगा जो इस पॉइंट से पास हो रहा होगा, और वो किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है जब हम पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं। लेकिन जब हम एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो टॉर्क का जो भी वेक्टर आया है वो इसी एक्सिस के अलॉन्ग अगर आ पा रहा है तभी हम बोलेंगे कि उस एक्सिस के अलॉन्ग ये टॉर्क है ना। तो इसमें हमें कंपोनेंट लेना पड़ता है ना एक्सिस के अलॉन्ग जब निकालेंगे। तो ये जब एक्सिस के अलॉन्ग हम निकालते हैं तो उसके लिए अब हम कुछ केसेस लेकर के सिंपल बना के याद कर लेंगे कि कब आता है एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट ना। हर बार हम इतना मैथमेटिकली नहीं चलते कि एक पॉइंट लें उसका टॉर्क निकालें फिर कंपोनेंट लें, इतना नहीं चलेंगे ना। हम टोटल केसेस लिख लेंगे कि भाई इतने केस होते हैं, इनमें इसी केस में आ पाएगा कंपोनेंट, तो वो हम केस समझ लेते हैं ना। तो उससे हम डायरेक्ट टॉर्क लिखा करेंगे, हर बार हम इतना कैलकुलेट नहीं करेंगे जो एक्सिस के लॉन्ग टॉर्क निकालने के लिए ये स्टेप बताए गए हैं ना, हर बार हम इतना अप्लाई नहीं करते। तो हम क्या क्या करते हैं, हम लोग देखने जा रहे हैं टॉर्क
अबाउट एन एक्सिस, जब हम एक एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हैं तो हमें क्या क्या केसेस मिलेगा। एक केस होगा जब फोर्स एंड एक्सिस आर पैरेलल। ये समझो अभी मैं क्यों पढ़ा रहा हूं ये सब, ताकि मेरे दिमाग में सेट हो जाए कि भाई मेरे को हर बार इतना नहीं करना है, किस केस में टॉर्क आएगा सीधा सीधा मुझे वो समझ आ जाए। तो इसलिए मैं अब सब केसेस जो पॉसिबल केस है वो बना के यहाँ समझा रहा हूँ, तो आपके दिमाग में आ जाएगा। केस देखते ही आप समझ जाओगे कि टॉर्क क्या हो रहा होगा। तो अब देखो क्या है, अगर फोर्स और एक्सिस पैरेलल हो जाए तो उस केस में टॉर्क जीरो होगा। जैसे अभी आपने देखा कि भाई यहाँ पे फोर्स हमने ऐसे लगाया ना, और ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस और फोर्स पैरेलल है, तो इस टाइम पर टॉर्क का कंपोनेंट आ पाया एक्स एक्सिस के लॉन्ग, नहीं आया ना। अगर फोर्स और एक्सिस पैरेलल हो जाते हैं तो कभी भी उस एक्सिस के लॉन्ग वो फोर्स रोटेट नहीं करा सकता ना। तो वहां पे आपको सीधे याद रखना है कि यहाँ टॉर्क निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर फोर्स और एक्सिस पैरेलल है तो वहां टॉर्क जीरो ही आएगा। आप इसको एक एग्जांपल लेके समझो। सपोज मैंने एक डोर लिया, डोर क्या होगा, अपने साइड में वॉल के साइड में हिंज होगा ना। हिंज है मतलब उसका एक्सिस फिक्स है ना, वो इसी एक्सिस के अबाउट घूम सकता है। डोर को आप किसी और एक्सिस के अबाउट नहीं घुमा सकते। तो ये आपका एक्सिस है, यहाँ पे डोर पे नॉब लगी हुई है। अब मैं एक्सिस के पैरेलल ऐसे फोर्स लगाऊंगा, अगर डोर के प्लेन में एक्सिस के पैरेलल, तो क्या ये डोर को ऐसे घुमा पाएगा? समझ रहे हो ना, डोर के नॉब को पकड़ के डोर के प्लेन में ऊपर को कितना भी फोर्स लगाओ डोर नहीं घूमेगा ना, क्योंकि इस टाइम पे ये फोर्स और ये एक्सिस पैरेलल है ना, तो कोई टॉर्क नहीं आ पाएगा इस एक्सिस के लॉन्ग। नहीं, वही चीज यहाँ पे समझाया है मैंने ये ना। तो आपको जब भी फोर्स और एक्सिस पैरेलल दिखे तुरंत आप बोल दोगे टॉर्क जीरो है ना, इतना करने की पूरी कैलकुलेशन नहीं करने की जरूरत है। केस टू, फोर्स एंड एक्सिस आर इंटरसेक्टिंग। फोर्स और एक्सिस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसे अभी मान लो आपने ऐसे फोर्स लगाया, तो ये फोर्स वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है ना। वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो वाई एक्सिस के लॉन्ग टॉर्क कितना आया। अभी इस सिचुएशन में आपको पता है ना, एक्स और वाई में हमने निकाला था टॉर्क जीरो है, वाई एक्सिस के अबाउट भी टॉर्क कितना आया है, जीरो। तो जब भी फोर्स और एक्सिस इंटरसेक्ट कर देंगे या पैरेलल होंगे तो वहां पर टॉर्क आ ही नहीं पाएगा ना। इसको लोड करो, फिर एग्जांपल में समझाता हूं। देखो अगर मान लो हमने ये डोर लिया जो कि इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है ना, यहाँ पे ये हिंज है, यहाँ डोर का नॉब है। अब मैं अगर ऐसे फोर्स लगा के खींचूं, डोर को नॉब लगा के डोर के प्लेन में ही बाहर को खींचूं, तो वो क्या हो रहा होगा, ऐसे जाके यहाँ कट कर रहा है ना। नॉब को ऐसे खींचने से डोर रोटेट होता है क्या? नॉब को डोर के प्लेन में ही फोर्स लगाऊं और बाहर को खींचूं तो नहीं रोटेट होगा ना। तो ये फोर्स घुमा पा रहा है अभी टॉर्क, कितना भी आप फोर्स लगा लो ना, डोर रोटेट नहीं होगा, टॉर्क जीरो आएगा।
तो हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी एक्सिस के अलोंग टॉर्क निकालना है, और अगर फोर्स और एक्सिस पैरेलल आ गया तो टॉर्क आएगा ही नहीं। फोर्स और एक्सिस अगर इंटरसेक्टिंग हो गए तो भी टॉर्क नहीं आएगा ना। इंटरसेक्टिंग डोर के प्लेन में आप इधर को फोर्स लगा लो, इधर को फोर्स लगा लो, कैसे भी लगाओ, वो अगर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, अगर ऐसे फोर्स लगाओगे तो भी डोर रोटेट नहीं होता ना। केस 3, फोर्स एंड एक्सिस आर स्क्यू लाइंस। धैर्य प्रथम धैर्य। अब आएगा टॉर्क। देखो, जब फोर्स और एक्सिस नॉन इंटरसेक्टिंग, नॉन पैरेलल होंगे तभी आएगा। ये दो केसेस आपने देखे ना, तो इंटरसेक्ट करने चाहिए, नहीं पैरेलल होने चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं कि वो स्क्यू लाइंस बना रहे हैं। स्क्यू लाइन मतलब क्या होता है? जैसे मान लो आपने अपने रूम में, देखो अपने रूम में दो आमने सामने के वॉल ले लो। अपने रूम में दो आमने सामने के वॉल को देखो, उन पे दो लाइंस ड्रॉ करो। एक लाइन मान लो हम इनने इधर वाली वॉल पे वर्टिकल ड्रॉ किया, और उसके सामने वाली वॉल पे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया। तो ये दोनों लाइन क्या पैरेलल हैं? ये दोनों लाइन क्या पैरेलल बोलोगे? नहीं ना। क्या ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर पाएंगे? ये इस वॉल पे ही रहेगा, ये इस वॉल पे ही रहेगा, कभी इंटरसेक्ट करेंगे नहीं। तो ऐसी लाइंस को हम स्क्यू लाइंस बोलते हैं, है ना। नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम स्क्यू लाइन बोलते हैं। तो जब भी फोर्स स्क्यू लाइन बना रहा होगा, मतलब वो एक तो पैरेलल नहीं होगा और इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो ऊपर के दोनों केस में नहीं आएगा, तभी वहां पे आप देखोगे टॉर्क आएगा। जब भी स्क्यू लाइन बन रहा होगा। कैसे आएगा? अभी देखो, जैसे आपने यहाँ पर ऐसे फोर्स लगाया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस किधर है? जेड एक्सिस बाहर को है ना। तो अभी जेड एक्सिस और ये फोर्स कौन सी लाइन बना रहे हैं? क्या ये पैरेलल है? जेड एक्सिस बाहर को एक लाइन आ रही है, फोर्स इधर को लग रहा है, क्या ये कभी इंटरसेक्ट करेंगे? नहीं। तो इस टाइम पे फोर्स और जेड एक्सिस क्या है? स्क्यू लाइन है। फोर्स और जेड एक्सिस यहाँ पे स्क्यू लाइन है। तो अभी आप देख रहे हो ना, जब आपने इस फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट किया था तो आया था ना जेड एक्सिस के अलोंग ना। तो जब भी फोर्स और एक्सिस स्क्यू लाइन बना रहे होंगे, उस केस में ही आपको टॉर्क मिलेगा। इस चीज को एग्जांपल से समझो। आज देखो, कुछ लोगों का को दिक्कतें होंगी, आराम से पेशेंस से सोचना, और अभी लास्ट में मैं जो रिजल्ट बताऊंगा बाद में, बस वही याद रखना। अगर ज्यादा दिक्कत होगी तो उतने से काम हो जाएगा। जैसे मैंने ये डोर लिया ना, ये एक्सिस है, ये एक्सिस को मान लो वाई एक्सिस ले लिया, इधर को एक्स एक्सिस ले लिया, और बाहर को जेड एक्सिस ले लिया। यहाँ पे डोर का नॉब लगा हुआ है ना, ये एक्सिस बनाया है ना। डोर पे मैंने डोर के प्लेन में एक्स वाई एक्सिस ले लिया, और ऐसे जेड एक्सिस ले लिया। अब देखो, जब आप ऐसे फोर्स लगाओगे जेड एक्सिस के डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू डोर, ये क्या है, परपेंडिकुलर टू फोर डोर पे फोर्स लगाओगे, तब डोर ऐसे रोटेट हो जाता है ना। चाहे बाहर को खींचो या अंदर को फोर्स लगाओ, तब डोर रोटेट होता है ना। तो इस टाइम पे क्या है, ये फोर्स क्या कभी इसको कट करेगा?
ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस में है ना, कभी कट नहीं करेगा, और ना ही ये पैरेलल है स्क्यू लाइन से, तभी इस फोर्स का इस एक्सिस के लॉन्ग टॉर्क आ पा रहा है ना। हम देखो जब भी डोर खोलते हैं हम ऐसे ही फोर्स लगाते हैं कि वो स्क्यू लाइन बने ना, हम लोग कभी ये फील नहीं करते, लेकिन कभी भी हम ऐसे फोर्स नहीं लगाएंगे कि वो इस एक्सिस को कट कर दे फोर्स, नहीं कभी ऐसे लगाएंगे कि वो इसके पैरेलल हो जाए, हमेशा हम ऐसे लगाते हैं। हाँ, जब आपने डोर को फिक्स कर दिया है ना, डोर तो वाई एक्सिस में ही रोटेट हो सकता है, तो आपको वाई एक्सिस से स्क्यू लाइन बनाते हुए फोर्स लगाना है ताकि वो रोटेट कर पाए। और अभी देखो, अभी जो केस 3 है इसमें हम स्क्यू लाइन में भी वही वाला स्क्यू लाइन देख रहे हैं जो परपेंडिकुलर है, फोर्स एंड एक्सिस आर स्क्यू लाइन, और साथ में फोर्स एंड एक्सिस आर परपेंडिकुलर ना। तो अभी देखो फोर्स और ये वाई एक्सिस परपेंडिकुलर है, फोर्स जेड एक्सिस में लग रहा है और ये वाई एक्सिस में है ना, तो ये परपेंडिकुलर है और स्क्यू लाइन है, तभी वहां टॉर्क आ पाएगा। और देखो यहाँ पे जब आप टॉर्क निकालोगे तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी, देखो जो आपने पीछे जेड एक्सिस के लॉन्ग टॉर्क निकाला था तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना आता है, एफ आर साइन थीटा। अब चवन जेड एक्सिस फोर्स जो है वो जेड एक्सिस में लग रहा है और ये वाई एक्सिस में है, तो ये परपेंडिकुलर हुए या नहीं, फोर्स ये जेड एक्सिस के पैरेलल लगाया है, मतलब इस पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर, पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर। आप डोर इमेजिन करो, डोर बंद है, आप उसको खोल रहे हो, तो आप कैसे फोर्स लगाते हो, जब आपका डोर बंद होगा ना, मान लो कोई भी डोर है वो बंद है अभी ना, ऐसे कोई डोर है वो बंद है, आपको उसको खोलना है, तो आप क्या करते हो ना, जो कोई भी डोर है उसको खोलना है, तो आप क्या होगा, ये मान लो यहाँ पर इसका ये जो हैंड है इसके यहाँ पे ये हिंज है ना, और ये बंद है, तो आपको खोलना है, तो यहाँ पे ऐसे फोर्स लगाते हो ना, तो ये फोर्स डोर का प्लेन है, ये एक्सिस है ना, ये एक्सिस है, तो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं, तब खुलता है ना डोर। हाँ, ठीक है, इमेजिन हो पा रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अब देखो जब आपने यहाँ पे टॉर्क निकाला, अब इस केस को छोड़ो, पीछे हमने जब टॉर्क निकाला था जेड एक्सिस के लॉन्ग, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आई थी, हमने जब ये वाला केस लिया था, जेड एक्सिस यहाँ पे क्या है, बाहर को है ना, और हमने यहाँ पे फोर्स लगाया था ना, तो ये फोर्स की वैल्यू कितनी आई थी, एफ आर साइन थीटा। तो आप देखो इसको क्या बोल सकते हो, एफ आर साइन थीटा को आप क्या बोल सकते हो, और हमें देखो कौन सा फोर्स चाहिए, अभी हम कौन सा केस देख रहे हैं, फोर्स और एक्सिस परपेंडिकुलर है और स्क्यू लाइन है, तो अगर मैं यहाँ पे फोर्स का कंपोनेंट बना लूँ, ये वाला कंपोनेंट हटा दूं, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, या रुको इसकी जरूरत नहीं है,
देखो यहाँ पे फोर्स ऐसे लग रहा है ना, जेड एक्सिस स्क्रीन के बाहर है और फोर्स स्क्रीन के प्लेन में, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं? फोर्स तो स्क्रीन के प्लेन में है और जेड एक्सिस क्या है, स्क्रीन के परपेंडिकुलर बाहर को आ रहा है। तो अगर ये जेड एक्सिस है जो स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, तो इस पे स्क्रीन पे कोई भी लाइन बनाओगे तो वो इसके साथ परपेंडिकुलर होगी ना। जेड एक्सिस स्क्रीन के परपेंडिकुलर है ना, और स्क्रीन पे आप कोई भी लाइन बना दो तो वो भी इसके परपेंडिकुलर ही होगी। तो ये दोनों परपेंडिकुलर है ना, दो परपेंडिकुलर स्क्यू लाइंस है ना, ये एक लाइन है और एक ये बाहर को लाइन है। तो जब हमें इनको टॉर्क निकालना है तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आई, एफ आर साइन थीटा। तो इसमें एफ इंटू आर साइन थीटा क्या है, इन दोनों का, इन दोनों लाइन का जो कॉमन परपेंडिकुलर है, नहीं एक इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर, ये आर साइन थीटा, ये इन दोनों लाइन का कॉमन परपेंडिकुलर है ना। ये बात समझ आ रही है? ये एक ये फोर्स वाली लाइन और एक एक्सिस वाली लाइन का कॉमन परपेंडिकुलर कौन है, ये आर साइन थीटा ना। तो टॉर्क के लिए आपको क्या करना पड़ता है, फोर्स इंटू कॉमन परपेंडिकुलर की लेंथ, जिसको हम नाम देते हैं लीवर आर्म। तो फोर्स इंटू लीवर आर्म, लीवर आर्म क्या होता है, कॉमन परपेंडिकुलर होता है। हाँ, वो उस केस में फोर्स आर्म बोलते हैं, यहाँ पर पॉइंट मास पॉइंट वाले केस में, यहाँ पे लीवर आर्म बोलते हैं। एक्चुअली मैंने कभी ये चेक नहीं किया, यहाँ पे तो लीवर आर्म बोलते हैं, वहाँ फोर्स आर्म, कोई ऐसा डिफरेंस है कि नहीं, एक बार मैं चेक करता हूँ ना, नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। मेरे हिसाब से कोई डिफरेंस है नहीं, दोनों को कहीं भी यूज कर सकते हैं। फिर भी एक बार मैं चेक करूंगा ना। कुछ भी नहीं, नहीं लीवर से ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो आप यही याद करो कि एक्सिस के केस में लीवर आर्म बोलते हैं, पॉइंट वाले में फोर्स आर्म। बाकी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, दोनों जगह दोनों यूज हो जाएगा क्या। वो नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ ना, फोर्स आर्म और लीवर आर्म में। तो ये सब ने समझ लिया, ये स्क्यू लाइन बनाए और वो परपेंडिकुलर हो, तो आपको क्या करना रहेगा, दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो उनका कॉमन वाला परपेंडिकुलर निकाल लेना है, कॉमन वाला परपेंडिकुलर ऑफ इनटू फोर्स कर देना है। अब एक चौथा केस और है, वो बता देता हूँ, फिर इसको नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊंगा। अभी तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में आज सब कैलकुलेट किया ना, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ना, अभी अगला थोड़ी क्लास और लगेगा पूरा समझाने के लिए। केस 4, जहाँ पे फोर्स एंड एक्सिस आर skew lines but not perpendicular। तो इस केस में देखो आप क्या करोगे, इस नॉट परपेंडिकुलर का क्या मतलब हुआ, जैसे आपने रूम के वॉल में आमने सामने की वॉल पे दो लाइंस बनाई,
इस लाइन को तो हॉरिजॉन्टल बनाया और इस लाइन को मान लो थोड़ा ऐसे एंगल पे बनाया, वर्टिकल नहीं बनाया है। तो अब ये दोनों लाइन नॉन पैरेलल है, नॉन इंटरसेक्टिंग है, लेकिन परपेंडिकुलर भी नहीं है ना, स्क्यू है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं है। वर्टिकल बनाता अगर मैं ये वाली लाइन, तब दोनों परपेंडिकुलर होते ना। तो उस केस में आपको क्या कर लेना है, इस लाइन जैसे मान लो एक्सिस इधर है और फोर्स इधर को लग रहा है, तो आप उसके कंपोनेंट बना लोगे। जो फोर्स इधर लग रहा है उसका एक हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट ले लोगे, एक वर्टिकल में ले लोगे। तो वर्टिकल वाला तो इस, जो हॉरिजॉन्टल वाला है ये तो पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल की वजह से तो टॉर्क आता नहीं है, केवल आपको इस वाले कंपोनेंट को देखना रहेगा जो परपेंडिकुलर है। ठीक है, समझो, जैसे मान लो ये डोर है, ये यहाँ पे हिंज है ना, और आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो और आपके फोर्स के दो कंपोनेंट आ रहे हैं। एक इधर को आ रहा है और एक इसके परपेंडिकुलर आ रहा है ना। एक्सिस बना के दिखा देता हूँ। इधर को एक्स एक्सिस लिया, इधर को वाई एक्सिस और इधर को जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के अलोंग एक आपका कंपोनेंट ऐसे आ रहा है और एक ऐसे आ रहा है, दो कंपोनेंट बना दिए ना। तो इसमें ये F1 तो एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका टॉर्क नहीं आ पाएगा ना। जो पैरेलल होंगे उसकी वजह से कम नहीं आएगा, परपेंडिकुलर वाले की वजह से आ पाएगा। हाँ, जो जेड एक्सिस में कंपोनेंट आएगा वो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, उसके वजह से आएगा। अब इसको मैं 3D में है ना, फोर्स का डायरेक्शन समझा नहीं पा रहा हूँ। क्लास में होता तो डोर पे लगा के समझा पाता कैसे आ रहा है। देखो यहाँ पे अभी क्या मैंने बोला, देखो हमने अभी दो केसेस देखे स्क्यू लाइन के। अगर फोर्स मान लो, एक्सिस मान लो यहाँ पे ऐसे वर्टिकल लाइन में इस वॉल पे है और फोर्स इस वॉल पे लग रहा है हॉरिजॉन्टल में, तो इनका जो कॉमन परपेंडिकुलर होगा वो कॉमन परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस लेनी है। और फोर्स मान लो ऐसे लग रहा है, ये एक्सिस है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, ये जो भी डिस्टेंस होगी फोर्स इंटू डी, कॉमन फोर्स डिस्टेंस इंटू ये जो कॉमन परपेंडिकुलर की लेंथ इंटू फोर्स, ये टॉर्क हो जाएगा ना। जब स्क्यू लाइन है और परपेंडिकुलर है, और अगर स्क्यू लाइन है बट परपेंडिकुलर नहीं है ना, आपका इस वॉल पे मैंने एक्सिस दिखाया है ना, और फोर्स मान लो कुछ ऐसे लग रहा है, तो उसके दो कंपोनेंट हम ले लेंगे, एक वर्टिकल में और एक हॉरिजॉन्टल में ना। तो अब ये वाला जो फोर्स का कंपोनेंट होगा ये इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर है। पैरेलल जब भी फोर्स और एक्सिस होता है तो टॉर्क तो नहीं लगता, आपको पता है। जब भी फोर्स और एक्सिस पैरेलल होंगे तो उनका टॉर्क नहीं लगेगा, परपेंडिकुलर का ही लगेगा। तो ये वाला जो फोर्स का कंपोनेंट और इन दोनों का ये जो कॉमन वाला, जैसे यहाँ पे निकाला आपने ये डी, कॉमन परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, और यहाँ पे इस केस में हॉरिजॉन्टल फोर्स इनटू डी, ये यहाँ पे टॉर्क हो जाएगा। इसको हॉरिजॉन्टल ना लिख के परपेंडिकुलर और पैरेलल लिखता हूँ। ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, ये पैरेलल का ना, तो परपेंडिकुलर वाला फोर्स इनटू डी, ये हमारा टॉर्क हो जाएगा। देखो आज जो मैंने समझाया वो क्या है, मैंने लैंग्वेज के हिसाब से समझाया कि भाई टॉर्क होता क्या है।
अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। कैलकुलेट करने में इतना कुछ भी नहीं होता ना, मैंने आपको बहुत ज़्यादा समझा दिया है। कैलकुलेट करने में इतना कुछ भी नहीं होगा, वो सिंपल होता है, वो आराम से आप कर लोगे ना। आज की क्लास में हमने देखो क्या क्या समझा, मैं 5 मिनट एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। अब मैं थोड़ा 5 मिनट रिवाइज करा दूं ताकि थोड़ा दिमाग में सेट हो जाए मैंने अभी तक क्या बोला है। भाई सिद्धेश तू रुक जा, मेरे को थोड़ा पढ़ा लेने दे, तू लास्ट स्लाइड ही करता रहता है पूरे टाइम। वो बाद में कर लेना ना, मैं नोट्स भेज दूंगा। अगर मुझे पॉइंट के अबाउट निकालना है या एक्सिस के अबाउट निकालना है, पॉइंट के अबाउट निकालना रहेगा तो मेरे पास 3 केसेस रहेंगे टॉर्क निकालने के। या तो आर क्रॉस एफ कर लो, या आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, या आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। ये सब मैं अभी नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराऊंगा इन सब की ना, तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और एक्सिस के अबाउट निकालना होगा तो उसमें भी हमारे पास 4 केसेस होंगे। पैरेलल वाला, पैरेलल में टॉर्क जीरो आएगा। इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग में भी टॉर्क जीरो आएगा। फिर दूसरा स्क्यू लाइन, स्क्यू लाइन में दो होंगे, एक तो परपेंडिकुलर स्क्यू लाइन। परपेंडिकुलर स्क्यू लाइन में क्या होगा, टॉर्क निकालना है तो फोर्स इनटू दोनों का जो कॉमन परपेंडिकुलर होगा उसकी डिस्टेंस। और एक स्क्यू लाइन बट परपेंडिकुलर नहीं है तो उसमें आपको क्या करना है, फोर्स का परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ले लेना है। और एक पैरेलल वाला, पैरेलल वाले का जीरो हो जाएगा, फिर परपेंडिकुलर के लिए जो कॉन्सेप्ट लगाते हैं वही लगा देंगे। यहाँ पे हम कंपोनेंट लेंगे पैरेलल और परपेंडिकुलर, और इसके वजह से टॉर्क आएगा, इसके वजह से नहीं। इसके वजह से कैसे आएगा वो ये थर्ड केस से लगा के सॉल्व कर लेंगे। समझ आ रहा है? आज कुछ ज़्यादा ही हो गया। बाकी अब नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा कैलकुलेट करना सिखाऊंगा ना, तो हो जाएगा ना। अभी तो थोड़ा मेरे को थ्योरी सिखानी थी, इस चक्कर में थोड़ा सा हो गया टाइम। देखो जितना समझ आया ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्लास में कैलकुलेट करना सीख जाओगे, फिर दिक्कत नहीं होगी। कोई भी एक फोर्स को आप दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हो ना। एक फोर्स को कोई भी आप दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हो ना, वो बात चल रही है। बाकी देखो ये टॉर्क सिखाने के लिए थोड़ा सा लाइव क्लास चाहिए होता है ना। ऑफलाइन क्लास, ये ऑनलाइन क्लास में बहुत रेस्ट्रिक्शन थे ना, मैं ज़्यादा समझा नहीं पाया। अपनी तरफ से मैंने जितना हो सका किया है। नेक्स्ट क्लास में मैं कैलकुलेट करा दूंगा तो आपको हो जाएगा क्लियर। आप रिवाइज कर लेना अच्छे से, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं ना। और ये सब नहीं करो भाई। प्रथम, होमवर्क आज नहीं दे रहा हूँ कुछ भी, केवल रिवाइज ही करना है। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करा दूंगा तब होमवर्क दूंगा। ठीक है, बाय एवरीवन।